हेलो बायोलॉजी लवर्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। हम लोगों ने एनसीईआरटी 11th क्लास चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने स्टार्ट कर रखा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अपन लोगों ने पढ़ा था। देन नेजल चैम्बर के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन अपन ने पढ़ा था। आज अपन बात करते हैं इससे आगे वाले। तो दोनों जो नेजल चैम्बर होते हैं वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही फेरिंग्स के अंदर खुलते हैं। ठीक है, नेजल चैम्बर के लास्ट वाला पोर्शन यही है। नेजल चैम्बर के बाद क्या होता है? इंटरनल नॉस्ट्रिल। उसके बाद क्या होता है? फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। सेकंड थिंग, एक टर्म्स आती है ओव्यूला। ये टर्म्स मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे अपन माउथ को कंप्लीट ओपन करते हैं तो लास्ट के अंदर अपन को एक बेल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, बेल शेप की, घंटे के आकार की एक स्ट्रक्चर दिखती है, उसको अपन ओव्यूला या फिर वेलम पैलेटाई बोलते हैं। जैसे अपन डिग्लूटेशन की प्रोसेस होती है, यानी जैसे अपन भोजन को निगलते हैं तब वो ऊपर जाके इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को कवर कर देता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को वो बंद कर देता है, जिससे जो फूड होता है वो ऊपर की साइड ना जा सके। क्लियर है? तो आप ये भी याद रख सकते हो। देन बात करते हैं फेरिंग्स के, जिसको अपन हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। ये कॉमन पार्ट होता है एयर एंड फूड का। इसके कितने पार्ट होते हैं याद रखना अपन को। ये इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, औरो या फिर बक्कोफेरिंग्स, देन आता है लैरिंगोफेरिंग्स। ज़्यादा उसके अंदर कुछ याद नहीं रखना, लेकिन अपन को इनका नाम याद होना चाहिए। फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। नेजोफेरिंग्स, औरो या फिर बक्कोफेरिंग्स, देन आता है लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर है? नाम जरूर याद होना चाहिए। देन बात करते हैं अपन लैरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स के बाद में क्या आता है? लैरिंग्स, और इसी को अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स बोलते हैं। याद रखना, मैमल्स के अंदर इसको अपन लैरिंग्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स को, लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या होता है? सैरिंग्स। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अपन नोट कर लेना। बर्ड्स के अंदर यानी पक्षियों के अंदर क्या होता है? साउंड बॉक्स, सैरिंग्स अपन इसको बोलते हैं। अब मैमल्स की बात करते हैं तो लैरिंग्स जो होते हैं वो 6 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, 6 कार्टिलेज, और टोटल जो नंबर होते हैं इसके 9 होते हैं। इसका मतलब 6 में से कोई ना कोई डबल भी होगा ऑब्वियसली, जैसे अपन देखते हैं इनको आगे। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। याद रखना, ये वाला पोर्शन जो है, इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है वेंट्रल साइड, और ये वाला पोर्शन है डॉर्सल साइड, यानी कि इधर अपना फेस है। ऐसे थोड़ा एज्यूम करना, थोड़ा माइंड में सेट करना। इधर मान लो फेस है, इधर क्या है? बैकवर्ड, यानी कि डॉर्सल साइड है। सामने की साइड, इधर की साइड अगर अपन नोटिस करें तो इधर आता है थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज स्टार्ट होता है यहाँ से। नंबर कितने इसके? ये 1 होता है, 1 नंबर होता है, जो अपन आगे डिस्कस करने वाले। थायराइड कार्टिलेज के बाद में ये जो नीचे वाला कार्टिलेज दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन क्रिकोइड कार्टिलेज। ये क्या होता है? क्रिकोइड कार्टिलेज। ये रिंग शेप्ड होते हैं, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है। उसके बाद वोकल कॉर्ड अपन को देखने को मिलते हैं। ये वाले ट्रू वोकल कॉर्ड है और नीचे वाले फॉल्स वोकल कॉर्ड है। तो जो एंटीरियर साइड होता है उसको ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जो पोस्टीरियर साइड होते हैं उसको अपन फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। देन इनको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपन को दिख रही है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जैसे अपन खाने को निगलते हैं, जैसे खाने को निगलेंगे तो एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को कवर कर देती है, यानी ग्लॉटिस को कवर कर देती है। जैसे ही ग्लॉटिस कवर होगा तो खाना अपना विंड पाइप में न जाके फूड पाइप के अंदर इंटर हो जाता है। देन बात करते हैं एरेटेनोइड कार्टिलेज की। साथ ही साथ एक कार्टिलेज और है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। क्लियर हो गया? तो ये अपन को याद रखना है। इसके जस्ट बाद में स्टार्ट होता है अपना ट्रेकिया, जिसके अंदर आपको सी शेप्ड की रिंग देखने को मिलती है, जो किसके बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप्ड। क्वेश्चन आता है कि ये कौन से साइड इनकम्प्लीट होता है? तो याद रखना पीछे की साइड, मतलब कि ये कौन सी साइड होती है? डॉर्सल साइड होती है। तो डॉर्सल साइड ये सी शेप्ड रिंग इनकम्प्लीट होती है। अब इन कार्टिलेज की 1 बाय 1 बात करते हैं। जैसे मैंने बताया थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये तैयार रखना है। और ये कैसी है? सिंगल कार्टिलेज है। किसके बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप्ड की होती है, और इनकम्प्लीट किधर होती है? डॉर्सल साइड, जिसको अपन पृष्ठीय सतह बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये जो बैक वाली साइड है इसको अपन डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो इधर ये इनकम्प्लीट है, लेकिन इधर तो ये कवर है। ठीक है, ये इस शेप में है। देन बात करते हैं पुरुष के अंदर, यानी कि मेन के अंदर क्या होता है? जो थायराइड कार्टिलेज होती है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाती है, अतिवृद्धि हो जाती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं?
एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी को अपन पॉमस एडम ही बोलते हैं, लेकिन ये याद रखना है अपन को एडम्स एप्पल। अच्छा, ये पुरुषों में ही क्यों होता है, माइंड में क्वेश्चन आता है। देखो मोस्ट ऑफ पुरुषों के अंदर इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। इसी रीजन से थायराइड कार्टिलेज की जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मली ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा किसी के जो मैन होते हैं मोस्ट ऑफ उनके जो गले के पास होती है एक उभार सा अपन को देखने को मिलता है, उसी को अपन एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्लियर है ना। और ये कौन सी साइड होता है, तो ये वेंट्रल साइड होता है, यानी सामने की तरफ होता है। देन सेकंड कार्टिलेज की बात करें, उसको बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं उसको अपन, क्रिकोइड कार्टिलेज। अच्छा, क्या क्या चीज़ अपन को इन कार्टिलेज में याद रखना है। एक तो 6 के 6 कार्टिलेज के नाम याद होना चाहिए। दूसरी, कौन सी सिंगल है कौन सी डबल है ये याद रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि ये कौन सी कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी है या फिर इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। तो सेकंड वाले की बात करते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज की, ये सिंगल होती है और ये कौन सी कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, जो कि रिंग शेप्ड होती है और किसके नीचे होती है, ये थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे होती है। देन बात करते हैं एरेटिनोइड कार्टिलेज की। ये जो एरेटिनोइड कार्टिलेज होता है वो 2 होते हैं, जिसके नंबर कितने होते हैं, 2। और ये कौन सी शेप होती है, पिरामिड शेप होती है। और ये कौन से कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। देन बात करते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरोनी, इसी को अपन कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी बोलते हैं। ये भी नंबर में 2 होती है और इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। देन बात करते हैं अपन क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज की, ये भी नंबर में 2 होती है और कौन सी कार्टिलेज की बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। देन बात करते हैं एपिग्लॉटिस, ये नंबर में 1 होता है और ये कौन से कार्टिलेज की बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज की। और इसकी जो शेप होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पत्ती के जैसी इसकी संरचना होती है, जो कि ग्लॉटिस को कवर करने का काम करती है। अब अपन को क्या क्या याद रखना है, एक तो 6 के 6 कार्टिलेज के नाम याद रखने हैं, साथ ही साथ कौन सी सिंगल है और कौन सी डबल है ये याद रखना है, और कौन सी कार्टिलेज कौन से और कौन कौन सी कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है और कौन सी कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। तो ये कंप्लीट अपन को आना चाहिए। वोकल के बारे में जैसे कि अपन बात कर लिए थे, इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, तो ट्रू वोकल कॉर्ड और एक फॉल्स वोकल कॉर्ड। ये 1 पेयर के अंदर होता है और फॉल्स भी 1 पेयर के अंदर होते हैं। याद रखना इस चीज़ को, जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं वो थोड़े से लचीले होते हैं, ठीक है। थोड़े से लचीले होने का मतलब क्या होता है, जैसे ही अंदर से जो हवा बाहर की तरफ आती है तो इनके अंदर वाइब्रेट होता है, और जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं वो कंपन भी करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता इनके अंदर होती है। बट जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं। याद रखना इस चीज़ को, लेकिन इनके अंदर वाइब्रेशन नहीं होता, और वाइब्रेशन अगर नहीं होगा तो यहाँ से साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो फिर क्या काम करता है, याद रखना फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो एक चीज़ और फोकस करना, जब अपन एयर को बाहर रिलीज करते हैं, हवा को बाहर छोड़ते हैं, तभी हमारे साउंड निकलता है। याद रखना इस चीज़ को, तभी वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होता है। कभी भी आप कोशिश करके देख लो, जब अपन एयर को अंदर लेते हैं तब अपन नहीं बोल पाते हैं। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। देन बात करते हैं ट्रेकिया की, ठीक है। ट्रेकिया को अपन विंड पाइप बोलते हैं, जिसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रेकिया होती है, जिसको अपन श्वास नली बोलते हैं। लैरिंग्स से स्टार्ट होती है और मिड थोरेसिक कैविटी के अंदर ये जाती है। याद रखना, लैरिंग्स से स्टार्ट होती है, उसके बाद कहाँ तक है, ये मिड थोरेसिक कैविटी में जाती है, और वहाँ से थोरेसिक 5 जो 5वें नंबर की थोरेसिक कशेरुका होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वहाँ पर पहुँचकर ये 2 शाखा में विभक्त हो जाती है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, 2 शाखा के अंदर ये डिवाइड हो जाती है, और इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। एक चीज़ और याद रखना, ट्रेकिया जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एल्वियोली तक अपन जाते हैं तो इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत बहुत कम हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि नीचे जाने के बाद वहाँ पर अपन को एयर एक्सचेंज करना होता है बाय डिफ्यूजन। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जितना ज़्यादा उनका जो डायमीटर कम होगा तो ऑब्वियसली उनकी जो लेयर होती है, उनकी जो परत होती है वो उतनी ज़्यादा थिन होगी, और जितनी ज़्यादा थिन होती है गैसेस एक्सचेंज उतना ही अच्छे से
हो पाएगा। इन कार्टिलेज के सी शेप्ड के रिंग होते हैं और इनकम्प्लीट किधर होते हैं, डॉर्सल साइड होते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डॉर्सल साइड जो होता है वहाँ पे इसोफेगस आ जाता है, तो उधर इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग होती है। इनका काम क्या होता है, जब अपन हवा को बाहर रिलीज कर रहे होते हैं तब ये इसको कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये भी आप याद रखना, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स ड्यूरिंग लो एयर प्रेशर, क्योंकि जब बाहर रिलीज करते हैं हवा को तब एयर प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर ट्रेकिया कहीं कोलैप्स ना हो जाए, इससे ये सी शेप्ड के जो रिंग होती है वो उसको बचाती है। इसके अंदर भी जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलम्बुला ग्लैंडुलर एपिथेलियम। याद रखना ग्लैंडुलर एपिथेलियम की होती है। जैसे जैसे ट्रेकिया के अंदर अपन लोग नीचे जाते हैं, ग्लैंडुलर के बाद में क्या आता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम आता है, और क्यूबोइडल के बाद में एटलीस्ट एल्वियोली तक आते आते ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और याद रखना सिंपल स्क्वेमस जो होता है वो सिंगल सेल्ड या सिंगल लेयर होती है। याद रखना सिंगल सेल की लेयर होती है और ये बहुत थिन यानी पतली होती है, फ्लैट सेल होती है। और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ डिफ्यूजन की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। ओके, इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। अपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है एपिग्लोटिस और ये लैरिंग्स है, जिसके अंदर 6 कार्टिलेज अपन ने देखा था, टोटल नंबर 9 थे उनके। देन ट्रेकिया स्टार्ट होती है जहाँ पर सी शेप के इनकम्प्लीट रिंग जो कि हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये T5 थोरेसिक 5 नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ से ये डिवाइड हो जाती है और कौन से में, प्राइमरी ब्रोंकाइज या प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होती है। और इधर वाला जो लंग्स है उसको राइट लंग बोलते हैं और इधर वाला लेफ्ट लंग है। ध्यान देने वाली बात यह है, जो राइट लंग होता है उसकी साइज बड़ी होती है। याद रखना राइट लंग्स की साइज बड़ी होती है और लेफ्ट वाले लंग्स की साइज क्या होती है, छोटी होती है। राइट वाला हैवी होता है और लेफ्ट वाला लाइट वेट का होता है। राइट वाले के अंदर 3 लोब होती है, 1 2 3। कितने लोब है, 3 लोब है, बट लेफ्ट के अंदर 2 ही लोब होती है। बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, बीच वाला जो मिड वाला स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर हेड आता है। यहाँ पर क्या आता है, हेड आता है। और आपको ये भी याद रखना है इस स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम स्पेस बोलते हैं। और ये जो लेफ्ट वाले लंग के अंदर जो आपको नॉच देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं कार्डिक नॉच। क्या बोलते हैं इसको, कार्डिक नॉच। नीचे जो सपोर्टिंग आपको मसल्स दिख रही है वो क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम एक मसल्स होती है, इसी को अपन फ्रेनिक मसल्स भी बोलते हैं। अगर ये नॉर्मल शेप में देखें यानी कि विदाउट कॉन्ट्रैक्शन की शेप में देखें तब ये डॉम शेप होता है, लेकिन जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, तब ये फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो इतनी सारी बातें अपन को इस डायग्राम से देखने के बाद सीखने को मिलती है। देन बात करते हैं कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। आज के बाद ये पढ़ने के बाद ट्रैक के बारे में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि भैया कौन सा पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है, कंडक्टिव जोन क्या होता है और रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। सब ना एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, जो कि सबसे बाहर वाला है, जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो के लास्ट वाले वीडियो के अंदर ही पढ़ लिया था। देन नेजल चैम्बर, जिसके अंदर 3 पार्ट अपने पढ़े थे, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन पढ़ा था। देन बात करते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल, इसी के थ्रू ही जो एयर आता है वो कहाँ पे आता है, फेरिंग्स के अंदर, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, देन ग्लॉटिस, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इसको कहिएगा, आप नॉर्मली ब्रोंक्यूल्स भी पढ़ रहे होंगे। देन आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक, और लास्ट में आता है एल्वियोली, जहाँ से कंप्लीटली गैस एक्सचेंज होती है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है अपने लंग्स की। अब इन सभी से अपन को क्या क्या सीखने को मिलता है, देखो 2 जोन अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, एक आता है कंडक्टिंग जोन और एक आता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का क्या काम होता है, ओनली ये एयर को कंडक्ट करता है, एक पाथ बनाता है जहाँ से हवा आती है और वापस रिलीज हो जाती है बॉडी से बाहर, ठीक है। लेकिन इस कंडक्टिंग जोन के अंदर जो एयर होती है वो एक्सचेंज नहीं होती है अपने बॉडी के साथ या ब्लड के साथ। याद रखना इस चीज़ को, कंडक्टिंग जोन का काम क्या है, हवा को लेके आना और उसको वापस बाहर छोड़ देना एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो याद रखना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग जोन होता है और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलर तक रेस्पिरेटरी जोन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया,
एल्वियोलर सेक और एल्वियोली, इन पार्ट्स के अंदर जो एयर होती है उसका डिफ्यूजन होता है, यानी एयर एक्सचेंज होती है। बट कंडक्टिंग जोन के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होता एयर का। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताता हूँ, सीखना इस चीज़ को ध्यान से देखना। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो T5 के अंदर डिवाइड हो जाती है दो ब्रांच के अंदर, एक तो राइट के अंदर जाता है और एक लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर जाता है। जो डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस स्टार्ट करते हैं। देन सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात करते हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकाई 3 तो राइट के अंदर होती है और 2 लेफ्ट के अंदर होती है। ये कैसे पता चला, ध्यान से देखना। अभी अपने डायग्राम में देखा था कि राइट वाले लंग के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होती है और लेफ्ट वाले में कितनी है, 2 लोब प्रेजेंट होती है। तो राइट वाले के अंदर प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस में कन्वर्ट हो रहा है तो हर एक लोब के अंदर जाएगा। तो राइट वाले लंग में कितनी लोब होती है, 3 लोब होती है, तो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई चाहिए, सिंपल सी बात है। और लेफ्ट वाले में कितने लोब होती हैं, 2 लोब है, तो कितने ब्रोंकाई चाहिए, नॉर्मली सेकेंडरी कितनी होगी, 2 हो जाएंगी। टर्सरी ब्रोंकाई की बात करते हैं तो इसका होता है नंबर 8 और 10 होता है। याद रखना है जो जितना बड़ा साइज होता है उसके अंदर ऐसे याद रख लेना टर्सरी ब्रोंकाई ज़्यादा है। तो राइट वाले की साइज ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें टर्सरी ब्रोंकाई कितने हो गए, 10 हो गए। और लेफ्ट वाले की साइज छोटी होती है उसके अंदर कितने हो गए, 8 टर्सरी ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सेक और एल्वियोली। आपको लाइन से ये कंप्लीट फॉर्म आना चाहिए। देन बात करते हैं इसके 2 जोन होते हैं जो अभी हमने बात किया था, डिस्कस किया था। एक तो कंडक्टिंग जोन होता है और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रहता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। लेकिन जो रेस्पिरेटरी जोन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोली तक। याद रखना रेस्पिरेटरी जोन के अंदर गैसेस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाती है और जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो रेस्पिरेटरी जोन के अंदर ही होती है, कंडक्टिंग जोन के अंदर नहीं होती। या मैं ऐसा बोलूँ कंडक्टिंग जोन के अंदर जो एयर होती है उसको अपन रेजिडुअल वॉल्यूम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जो कि अंदर जो कि रेजिडुअल फॉर्म में रहती है मोस्ट ऑफ, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हम आगे भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ओके देन बात करते हैं एल्वियोली की बात करते हैं। कुपिका इसको हिंदी में बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लंग्स की। दोनों लंग्स के अंदर कुल मिलाकर कितनी एल्वियोली होती है, 300 मिलियन होती है। याद रखना इस चीज़ को, कितनी होती है, अप्रोक्स 300 मिलियन टोटल एल्वियोली होते हैं, टोटल नंबर होते हैं। और इनका जो एरिया होता है वो लगभग 100 वर्ग मीटर इनका क्षेत्रफल होता है। देन अपन लोग बात करते हैं एक एल्वियोली की, कंप्लीट डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ ये जो डायग्राम है वो आपको एनसीईआरटी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से एयर अंदर आता है, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट के थ्रू, और ये कहाँ पर आता है, एक एल्वियोली के अंदर, जिसके अंदर की जो कैविटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलर कैविटी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे इसकी जो लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, एकदम से पतली लेयर होती है। और ये सिंगल सेल्ड की जो एपिथेलियम होता है उसकी बनी होती है। जितनी ज़्यादा फ्लैट होती है सेल उतना अच्छे से डिफ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्लैट सेल, सिंगल सेल, एकदम से पतली सेल कौन से एपिथेलियम की होती है, तो याद रखना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब एक चीज़ और याद रखना, ये आपको ब्लड कैपिलरीज दिख रही है जिसके अंदर से आरबीसी यहाँ पर दिखाया गया है। इस ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो भी बहुत ज़्यादा थिन होती है। और ये कौन सी लेयर होती है, एंडोथीलियम लेयर होती है। क्या, एंडोथीलियम लेयर होती है। याद रखना ब्लड कैपिलरीज की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। देन बात करते हैं इन दोनों के बीच के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या बनाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है। क्या बनाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है। ओके अब थोड़ा सा अच्छे से डीपली बात कर लेते हैं। एक एल्वियोलस ले रहा हूँ मैं, एक कुपिका ले रहा हूँ। इसके अंदर 2 टाइप की सेल अपन को देखने को मिलती है। एक आता है न्यूमेटोसाइट टाइप फर्स्ट और एक आता है न्यूमेटोसाइट टाइप सेकंड। 2 टाइप की सेल अपन को देखने को मिलती है। जो न्यूमेटोसाइट फर्स्ट होती है वो एक्चुअली जो गैस एक्सचेंज करती है वो इसी के थ्रू होती है, जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होती है। लेकिन जो न्यूमेटोसाइट सेकंड होता है उसी को अपन क्लारा सेल बोलते हैं। और ये नाम याद रखना, क्या बोलते हैं इसको,
क्लारा सेल बोलते हैं। और ये सेल क्या रिलीज करती है? ये सीक्रेट करती है सर्फेक्टेंट। क्या रिलीज करती है? सर्फेक्टेंट रिलीज करती है, जो एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है जिसका नाम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम क्या है इसका? डाईपाल्मेटाइल लेसिथिन। क्या नाम है इस फॉस्फोलिपिड का? डाईपाल्मेटाइल लेसिथिन। और इसका काम क्या होता है? ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन को ये कम करता है, एल्वियोली को कोलैप्स होने से बचाता है, कुपिका को संकुचित होने से बचाता है। तो आपको ये याद रखना है, क्लारा सेल सर्फेक्टेंट रिलीज करती है। याद रखना इस चीज़ को। जब इसके अंदर से एयर बाहर जाती है तब ये एल्वियोली को कोलैप्स होने से, चिपकने से ये बचाता है। डिलीवरी के अगर मैं आपको बात करता हूँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 34th वीक के अंदर या उसके बाद ये सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट होता है। 34वें वीक के बाद ही ये सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट होता है। अगर प्री मेच्योर बेबी की डिलीवर हो जाता है, यानी मान लो 26 या 28 वीक के अंदर अगर डिलीवरी हो जाती है तो उस बेबी का डेथ भी हो सकता है, क्योंकि उसके लंग अभी कंप्लीटली मेच्योर नहीं हो पाते, क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं बनता। तो जैसे वो बाहर आएगा, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करेगा तो उसके लंग्स क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे और वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हो। देन बात करते हैं श्वासन जो झिल्ली होती है, जैसे अब मैंने बताया था एल्वियोली की जो वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। और ब्लड कैपिलरीज की वॉल को अपन एंडोथेलियम बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और ये लेयर यानी कि ये जो परत जो होती है, जितनी ज़्यादा पतली होती है उतना ही अच्छे से डिफ्यूजन हो पाता है, उतनी ही अच्छे से गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या जिसका नाम है लंग्स। इसको अपन फेफड़े भी बोलते हैं। और कितने होते हैं भैया? 1 पेयर, यानी 2 होते हैं। क्या कलर है इनका? गुलाबी कलर के होते हैं, स्पंजी होते हैं। और लंग्स के बाहर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। अगर मैं उनके अंदर भी बाहर वाले की बात करूँ उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाले स्तर को क्या बोलते हैं अपन? विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, याद रखना, जो फ्लूइड भरा होता है, जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं अपन प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको अपन? प्लूरल फ्लूइड। और उस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड मोस्ट ऑफ जो लंग्स होते हैं उनको शॉक से बचाता है, उनके अंदर फ्रैक्शन से बचाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। इस फ्लूइड का जो अमाउंट होता है मोस्ट ऑफ 150 ml का लगभग इसका मात्रा होती है इस फ्लूइड की। और अगर कई कंडीशन के अंदर या फिर संक्रमण की अवस्था के अंदर इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस रोग को अपन बोलते हैं प्लूरिसी। क्या बोलते हैं उसको अपन? प्लूरिसी बोलते हैं। ये भी आप याद रखना चाह सकते हो तो रख सकते हो, ठीक है। देन अपन बात करते हैं दोनों लंग्स के बीच की जो कैविटी होती है, दोनों जो लेयर होती है उनके बीच की जो कैविटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी होती है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड, जिसकी बात अपने कर लिया विसरल और पेरिटोनियम के बीच में, पेराइटल के बीच में। देन बात करते हैं दोनों फेफड़ों के मध्य का जो स्पेस होता है, जो अपन ने पहले बात की थी, जहां पर अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? मीडियास्टेनम स्पेस बोलते हैं। और लेफ्ट वाले जो लंग होती है वहां पर एक नॉच प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्डिक नॉच बोलते हैं। भाई ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देन नोट डाल के एक लाइन लिखा है, मैमल्स के लंग्स में कोई भी मसल्स नहीं होती है। याद रखना, अगर लंग्स में मसल्स नहीं है तो इसका मतलब इसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। कोई भी मसल्स नहीं है, इसका मतलब ये खुद ना तो सिकुड़ सकता है और ना ही ये फैल सकता है। तो फिर क्या होता है? तो फिर अपना जो रिब केज होता है, ठीक है, जो रिब केज होता है थोरेसिक वाला, वो जब कम और ज़्यादा होता है तभी अपने लंग्स भी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। याद रखना इस चीज़ को, लंग्स खुद के पास कैपेसिटी नहीं है सिकुड़ने की और फैलने की, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मसल्स नहीं होती है। देन बात करते हैं बर्ड्स के अंदर एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ याद रखना है, पक्षियों में क्या होता है? एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं? उसको बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है, उसको उड़ने के अंदर हेल्प करता है, उसको हल्कापन बनाने के लिए मदद करता है। देन बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स कितने होते हैं? 2, एक तो राइट लंग्स होता है और एक लेफ्ट लंग्स होता है। जैसे डायग्राम में अपन ने पढ़ा था, राइट वाले में कितनी लॉब होती है?
3 लोब होती है और लेफ्ट वाले में कितनी लोब होती है? 2 लोब होती है। राइट वाला हैवी होता है और बड़ा होता है, लेफ्ट वाला लाइट वेट का होता है और छोटा होता है। लेफ्ट वाले में जो लोब होती है, ऊपर वाली को अपन राइट एंटीरियर लोब बोलते हैं, बीच वाले को राइट मिडल लोब बोलते हैं और नीचे वाले को राइट पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। बट लेफ्ट वाले के अंदर सिर्फ 2 ही लोब होती है, लेफ्ट एंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर लोब अपन इनको बोलते हैं। क्लियर हो गया? देन बात करते हैं थोरेसिक चैम्बर, जो वक्षीय पिंजरा है, जो कम ज़्यादा होगा तो ही अपने लंग्स सिकुड़ेंगे और फैलेंगे, क्योंकि लंग्स के पास खुद के पास वो कैपेसिटी नहीं है रिलैक्स होने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की। तो याद रखना थोरेसिक चैम्बर किस किस चीज़ से बना होता है? एंटीरियर यानी ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इसके अंदर नेक आता है और क्लेविकल आता है। पोस्टीरियर सरफेस या नीचे क्या आता है? डायफ्राम आता है। वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं अपन लोग तो क्या आता है? स्टेनम और रिब्स यानी आगे की साइड। डॉर्सल यानी पीछे की साइड बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम आता है और साथ ही साथ रिब आता है। और लेटर यानी साइडों की बात करते हैं तो रिब्स, साथ ही साथ इंटरकॉस्टल मसल्स आती है। और याद रखना ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ये अपनी रिब के बीच में होती है और इनके नंबर कितने होते हैं? तो याद रखना 11 जोड़ी इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, जो कि 2 प्रकार की होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, जो कि रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग के अंदर ये हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्लियर हो गया? तो ये तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, साथ ही साथ लंग्स के बारे में अपन लोगों ने जाना, एल्वियोली के बारे में जाना है, सर्फेक्टेंट क्या होता है, कितने एल्वियोली होता है, कौन कौन सी इसकी लेयर होती है। लेयर जितनी ज़्यादा थिन या पतली होती है, डिफ्यूजन यानी विसरण उतनी ही आसानी से देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब आएंगे तब अपन बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो श्वसन होता है वो किस प्रकार से होता है, अपन उसकी बात करेंगे। तो आपके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।